नमस्कार, आप सबका ई पाठशाला में स्वागत है। जैसा आपको मालूम है, ओम प्रकाश जी आज डेवलपमेंट क्लासेस ले रहे हैं। जो कल उनने पढ़ाया था उसी की एडवांस क्लासेस आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस थोड़ी जब वो ख़त्म कर लें और रिक्वेस्ट करें आपको क्वेश्चंस डालने के लिए, तब आप क्वेश्चंस डालें। थैंक यू। ओम प्रकाश जी, यू कैन स्टार्ट प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल के जो अपने सेम टॉपिक है उन्हीं के ऊपर, एडवांस लेवल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको डीपली इन सभी पॉइंट्स के बारे में ब्रीफ करूंगा और उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं लूँगा। तो आज क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे। और सबसे पहले मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आपका पोजिशन, ग्रिप एंड होल्डिंग। ये है हमारा पोजीशन। तो पोजीशन से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पोजीशन में जो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि स्थिर होनी चाहिए, स्टेबल पोजीशन होनी चाहिए एंड कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हम एक तो ये चीज़ नहीं कह सकते कि जो दूसरे शूटर को कंफर्टेबल लग रही है वही पोजीशन मेरे को कंफर्टेबल लगेगी। इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बॉडी का वेट, बोन्स का वेट, मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है किसी की, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम फुट पोजीशन की बात करते हैं। फुट पोजीशन जैसा कि आप इसमें स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, फुट्स का जो पोजीशन है वैसा पोजीशन होना चाहिए। नॉर्मली आगे से थोड़े से खुले हुए हैं, एड़ियाँ थोड़ी सी क्लोज हैं और मतलब नीज थोड़ा सा स्ट्रेट रहना चाहिए। कुछ नए शूटर्स के अंदर कई चीज़ें देखी गई हैं कि नीज में थोड़ा सा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मुड़े हुए रह जाते हैं। तो वैसा नहीं रहना चाहिए, नीज स्ट्रेट, फुट पोजीशन एकदम क्लियर रहनी चाहिए आपकी। ये देख सकते हैं आप, फुट्स की पोजीशन जो है बाहर की तरफ खुले हुए हैं। फुट पोजीशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको एक दूसरे जरिए से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप यहाँ पे अंगद का नाम सुना होगा आपने। रामायण के टाइम पे जब लंका के अंदर अंगद गए थे तो अंगद को ही क्यों भेजा गया, और अंगद का जो पैर उसने रावण की दरबार के अंदर रख दिया था, उसको कोई भी उठा नहीं पाया था। तो इसके ऊपर एक बड़ी व्याख्या है, पूरे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि ऐसा क्या था अंगद के पैर के अंदर, क्या ताकत थी, क्या टेक्नोलॉजी थी कि उसका पैर कोई भी हिला नहीं पाया था। बड़े से बड़े महारथी, बड़े से बड़े जो लोग थे, तो उसके ऊपर हम आज इसकी जब स्टडी करी हमने बैलेंस के लिए और पोजीशन के ऊपर, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पहुँचा हूँ जो मैं आपको बताऊँगा अभी। ये देखिए, अभी आप इधर अंगद को देख सकते हैं जो खड़ा हुआ है। तो इसके जो पैर हैं, पैरों में त्रिकोण बना हुआ है, दोनों पैर, उसके बाद बॉडी सीधी है। तो बॉडी पोजीशन भी त्रिकोण में है और मेरे पैर के ऊपर मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये देखिए आप, जो बना हुआ है इसका क्या रोल है, और बॉडी का जो ट्रायंगल बना है उसका क्या रोल है, इस चीज के ऊपर हम समझेंगे। अभी यहाँ पे अंगद दिख रहा है, इसकी बॉडी का भी ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि ये ट्रायंगल का जो पोजीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बैलेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो क्या चीज है, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो 3 पॉइंट हैं पैर के अंदर, आपके अंगूठे के जस्ट पीछे का जो स्पॉट है ये वाला, प्लस सबसे छोटी उंगली के नेक्स्ट वाली जो उंगली है इसके जस्ट पीछे एक पॉइंट है ये वाला, और आपकी एड़ी के सेंटर में। ये तीनों पॉइंट आपने जमीन पे दबाने हैं। शुरू में जब किसी भी बच्चे को आप करवाते हैं शूटिंग, कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो पोजीशन के लिए जब उसको बहुत ही ज़्यादा बेटर अगर स्टेबिलिटी चाहिए और फुट पोजीशन कैसी होनी चाहिए, तो नॉर्मली इसी चीज़ का जिक्र किया जाता है कि पैरों का डायरेक्शन ये होना चाहिए, लेकिन पैर के किस हिस्से का प्रेशर जमीन पे ज़्यादा होना चाहिए, क्या हमें उसको लॉक करने के लिए किस हिस्से का प्रेशर लगाना चाहिए। तो उसके अंदर ये तीनों पॉइंट आते हैं। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर
आपने पैर रखना है, इन तीनों पॉइंट्स को फील करना है। ये नहीं करना है कि ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिए तो आप मतलब एक्स्ट्रा इनके ऊपर प्रेशर डालें, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन इन 3 पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर फील करके और थोड़ा सा जमीन पे दबाना है। उसके बाद क्या करना है कि हल्का सा वैक्यूम क्रिएट करना है। जो पैर के अंदर आपका ये जो जगह है, जो तलवा आता है, जो फ्लैट फुट जिसको बोलते हैं ना कि फ्लैट फुट होता है, तो फ्लैट फुट की जगह जो ये तलवे में जो एक गैप बनता है, ये जो कर्व बन रहा है या फिर वैक्यूम क्रिएट करता है ये खड़े होने के लिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका बड़ा रोल है शूटिंग के अंदर जब खड़े होने के लिए। अंगद को वहां भेजा गया था तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रोल था। जब अपन शास्त्रों में जाते हैं तो अंगद के पैर में ऐसा ये जो तलवा था वो इतना ज्यादा था कि उसके वो वैक्यूम क्रिएट कर करके पैर को चिपका देता था जमीन के ऊपर और उसका पैर को हिला नहीं पाता था। वो इस चीज के अंदर माहिर था, इसलिए उसको वहां भेजा गया था। तो ये चीजें मेन तो आ गया इसका ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के ऊपर उसके जब शास्त्रों में इस चीज का वर्णन मिलता है तो ये बताया जाता है कि इन 3 पॉइंट्स के ऊपर वो पैरों का जो प्रेशर है, पैर का प्रेशर लगा और उसके बाद उसकी वैक्यूम क्रिएट करवाती है। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब क्या है कि कोशिश ये कीजिए जो इसके जो आपका गैप है ये पैर वाला, इसके अंदर जो जगह बची हुई है ये एक तरह से थोड़ा सा इसको खींच लें, आप अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस कर लें। उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, उससे पैर आपका स्थिर हो जाएगा और आगे पीछे नहीं होगा एंड बॉडी को, पूरी बॉडी को स्टेबिलिटी देगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखें। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर कोशिश करें पहले नंगे पैर खड़े होकर के प्रैक्टिस करने की, तब आप इनके ऊपर फील कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। आज तो शूटिंग के अंदर जो शूटिंग शूज यूज होने लग गए हैं वो सब के पीछे भी यही कारण है। शूटिंग शूज अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे एक स्पेस बना हुआ है ना। स्पेस वो किस लिए बनाया है, वो भी वैक्यूम क्रिएट करवाने के लिए ही बनाया गया है। स्पोर्ट्स शूज के अंदर ये चीज नहीं आती है। शूटिंग का जो पर्टिकुलर शूज बना हुआ है उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर एक गैप बना हुआ है पैर के नीचे, उसके शूज के सोल के नीचे। तो उसमें वो होने का कारण यही है कि उसमें भी वैक्यूम क्रिएट होती है ताकि पैर मूव ना हो, बेटर स्टेबिलिटी मिले, एक जगह से दूसरी जगह खिसके नहीं पैर। तो ये चीज, ये एक नया पॉइंट है हमारे लिए आज कि जिससे कि हम बॉडी की स्टेबिलिटी, जो पोजीशन फुट पोजीशन है, फुट पोजीशन के अंदर इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ा सा प्रेशर लगा करके एडी का सेंटर लीजिए और अंगूठे और जो सबसे छोटी उंगली से नेक्स्ट 4 जो उंगली है आपकी, उन दोनों पॉइंटों को जमीन पे प्रेस कीजिए और देन थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए पैर को। तो उससे जो वैक्यूम बनेगी उसके बाद आपको स्टेबिलिटी बहुत ही बेटर मिलेगी। ये एक नई चीज है जो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर आता हूँ। फुट पोजीशन हमारा हो गया। फुट पोजीशन में ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ये तीनों पॉइंट को फुट पोजीशन में आप ध्यान रखिए कि फुट के अंदर ये तीनों चीजों का आप एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए हो सकती है कि ये नई चीज है, लेकिन इसको ट्राई करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं आगे जाकर के। शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन बाद में नहीं लगेगा। और इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा ही ध्यान इसी चीज पे ना रखें, बाकी चीजों पे रखें। ये फुट पोजीशन एक बार रखें, देन उसको थोड़ा सा क्लोज किया फिंगर्स को, देन भूल गए। नेक्स्ट आता है अपना जो पोजीशन है, के लिए पूछ रहे हैं व्हाई शुड द शूज बी फ्लैट। शूज फ्लैट क्यों होते हैं? सर आप क्या बोल रहे थे? फ्लैट क्यों होते हैं? सॉरी, शूज। हाँ, शूज फ्लैट क्यों होते हैं उसकी रिक्वेस्ट पूछी है कि शूज फ्लैट क्यों होते हैं? शूज फ्लैट इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स शूज के अंदर कई सारे शूज, कई तरह के शूज आते हैं। लॉन टेनिस खेलने के लिए अलग से आते हैं, फुटबॉल वालों के अलग से आते हैं, रनिंग के लिए अलग से आते हैं, रनिंग के लिए अलग से हैं, जो स्प्रिंटर्स हैं उनके लिए जो स्पेक्स आते हैं वो अलग से हैं। तो हर एक तरह के, हर एक स्टाइल के शूज की अपनी एक खासियत है, अपनी एक रिक्वायरमेंट है। शूटिंग के शूज फ्लैट होने का मतलब ये है कि आपको बैलेंस देना, आपको स्टेबिलिटी देना, वो इम्पोर्टेंट है। और स्टेबिलिटी देने के लिए एक तो आप नॉर्मल जैसे लॉन टेनिस वाले खिलाड़ी शूज यूज करते हैं वो चला सकते हैं, वो बेटर हैं। और दूसरा जो क्या नाम शूटिंग शूज यूज कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं एडवांस लेवल के ऊपर। और शूटिंग शूज है उसके अंदर भी वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपके शूज के नीचे बना हुआ है। और जो लॉन टेनिस वाले शूज हैं वो है नीचे से फ्लैट। तो वो एक जनरल है, जनरल नॉलेज है कि भाई
फ्लैट शूज होने चाहिए, तो फ्लैट शूज होगा तो बैलेंस अच्छा मिलेगा अपने को, उसके पीछे ये लॉजिक है फ्लैट होने के पीछे। अगर रनिंग वाले शूज हैं उनकी एडी उठी हुई है, पंजा जो है डाउन होता है, तो वो आपको बैलेंस नहीं दे पाएगा, आपको पुश करेगा आगे की साइड में, इसलिए फ्लैट शूज का यूज किया जाता है। फुट पोजीशन हो गया। हिप्स पोजीशन अब अपना नेक्स्ट आता है। हिप्स की जो पोजीशन है स्ट्रेट, आप देखिए कि टारगेट की साइड में जो मेरा राइट हैंड उठा हुआ है, तो राइट वाला जो हिप्स है वो एकदम स्ट्रेट है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी हाथ को जेब में डाल देते हैं और उनका जो लेफ्ट वाला हिप है वो राइट हिप से आगे आ जाता है, घूम जाता है। पैरों की पोजीशन तो सेम रह जाती है, लेकिन क्या होता है कमर से वो लोग ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे कल भी मैं बता रहा था इस चीज के ऊपर, तो कमर ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, कमर आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। इसके अंदर अगर कमर आपने ट्विस्ट कर दी तो आपको नीचे तो आपकी बॉडी स्टेबल है, लेकिन अपर बॉडी को आपने घुमा दिया तो आपका 1 to 7 o'clock में आपका ग्रुप आ जाएगा। हिप्स की पोजीशन आपकी ये है। अब हिप्स के अंदर एक सबसे खास बात ये है हिप्स को लॉक करने के लिए कि कमर को लॉक कैसे किया जाए। कल भी मैंने इस चीज को बताया था कि एक तो हल्का सा जो है अपन आगे की तरफ पुश कर सकते हैं, जो अपर बॉडी है उसको थोड़ा सा पीछे झुका सकते हैं, उससे भी अपनी कमर लॉक होगी। दूसरी चीज जो है राइट साइड वाला जो कमर का हिस्सा है उसको हम टारगेट की साइड में पुश करके और बॉडी को एकदम पीछे लेफ्ट हैंड की साइड में झुका सकते हैं। ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं कमर को लॉक करने के लिए। तो क्योंकि अपर बॉडी लोअर बॉडी का जो सेंटर है ये जब तक लॉक नहीं हुआ, ये तब तक अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी उतनी अच्छी मिलेगी नहीं। तो उसको लॉक करने के लिए अपने को ये दोनों में से जो आपको तरीका सूट कर रहा है वो लगा सकते हैं, या तो अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे झुका करके या अपर बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट में झुका करके, उन दोनों से ही आपको मिल जाएगा। अभी आप अगर मेरी बॉडी को देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपर बॉडी जो है पीछे की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि जितना वेट अपने हाथ में आगे पिस्टल में आएगा उसका काउंटर बैलेंस तो अपने को बॉडी पे देना ही पड़ेगा। तो काउंटर वेट देने के लिए क्या बॉडी को या तो पीछे झुकाया जाए या फिर लेफ्ट शोल्डर की साइड में थोड़ा सा झुकाया जाए, तब जाकर के बॉडी को स्थिरता मिलेगी। जो इसको दिखाने के लिए मैंने एक अच्छी स्लाइड ली थी आप लोगों के लिए। स्लाइड्स मेरी आगे पीछे हैं इस बिकॉज की कुछ चीजें बीच में से लानी पड़ रही है बैलेंस। ये देखिए आप, अभी ये सबसे छोटा सा पीस लिया हुआ है, लेकिन वेट को आगे पीछे करके इसके अंदर वेट इधर आ रहा है, अगले वाले के अंदर इधर दिया है, लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, फिर बीच में एक छोटा सा पीस है। अब आप इन सब पत्थर के पीसेस को देखेंगे तो क्या है, स्टेबिलिटी एकदम जीरो है, मतलब डेड स्टेबिलिटी है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये एकदम स्थिर खड़ा है ये पत्थर जो है जितने टुकड़े हैं। लेकिन इनमें क्या है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए वेट आगे पीछे डाला गया है कि इसको बैलेंस करने के लिए किधर कितना वेट अपने को देना पड़ेगा, तो उतना वेट उस साइड में डाल करके और इसको स्टेबल किया। वैसे ही बॉडी के अंदर आपने अगर राइट हैंड में पिस्टल उठा लिया तो लेफ्ट हैंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर वेट तो देना ही पड़ेगा। काउंटर वेट देंगे तो क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, तो काउंटर वेट के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी को या तो पीछे की साइड में झुकाते हैं या थोड़ा सा लेफ्ट में झुकाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोग एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, बहुत कम शूटर्स ऐसे हैं जो एकदम स्ट्रेट खड़े होकर के स्टेबिलिटी गेन कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो। और इंडिया में भी ऐसे बहुत कम शूटर्स हैं जो एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं। जितने भी शूटर्स आपको मिलेंगे सब लोग को थोड़ा सा बॉडी या तो पीछे की तरफ झुका हुआ है या फिर लेफ्ट हैंड की साइड में झुका हुआ है, कमर का राइट हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ होगा। उसका मैं आपको एक आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा इस चीज को। तो हिप्स की पोजीशन के अंदर ध्यान रखने वाली चीज ये होगी आपकी। उसके बाद में आया था आपका शोल्डर पोजीशन। शोल्डर के अंदर क्या ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, फुट पोजीशन ये होगी थी अपनी, ये है शोल्डर पोजीशन। अब आप शोल्डर पोजीशन में दोनों ही चीजों को आप देख सकते हैं कि राइट हैंड शोल्डर का जो पोजीशन है, ये कुछ लोग क्या करते हैं 25 मीटर के शूटर्स की नकल करके या दूसरे किसी भी चैंपियन की नकल करके इस शोल्डर को जो है ऊपर चिन से टक कर लेते हैं, चिन के पास में उठा लेते हैं। वो नहीं उठाना है, सिंपल इस शोल्डर को सिंपल छोड़ देना है। एल्बो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और ग्रिपिंग का जो एक्शन जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से आपकी रिस्ट अपने आप लॉक हो जाएगी। एंड होना क्या चाहिए, आपने क्या चीज का ध्यान रखना है, शोल्डर से लेके पिस्टल की फ्रंट साइड तक इज ए पार्ट ऑफ बॉडी। नाउ आपका पिस्टल आपकी बॉडी से अलग नहीं है, आपको पिस्टल को पार्ट ऑफ बॉडी ही समझना है, तब जाकर के आप इसके साथ में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे।
अगर कोई शूटर पिस्टल को अलग से समझेगा और अपना शोल्डर को अलग समझेगा, कंधे को, पूरा हाथ को अलग समझेगा, तो इतना अच्छा उसके साथ में तालमेल नहीं बिठा पाएगा। नॉर्मली यही मोस्टली जो कोचेज हैं वो ये चीज सिखाते हैं कि पिस्टल इज पार्ट ऑफ बॉडी, पिस्टल को पार्ट ऑफ बॉडी की तरह ही हैंडल करना है। अगर आपका हाथ ऊपर नीचे जा रहा है तो हाथ जैसे जा रहा है वैसे ही पिस्टल का फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि पिस्टल अलग एंगल में घूम गया और हाथ स्ट्रेट जा रहा है। जैसा हाथ का एंगल जा रहा है वैसा ही पिस्टल का जाना चाहिए। रिस्ट लॉक होना चाहिए, एल्बो लॉक होना चाहिए, शोल्डर लॉक होना चाहिए। अभी आ जाता है उसके बाद में लेफ्ट जो शोल्डर है उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। लेफ्ट शोल्डर की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक की पोजीशन आप देख सकते हैं दोनों में, इसमें भी एकदम स्ट्रेट लग रही है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, कोई यहाँ से नेक की जो मसल से ज्यादा खिंची हुई नहीं है। पीछे से भी आप देखेंगे तो नेक एकदम स्ट्रेट है। अभी आप इसमें जो कार्निया जो देखेंगे ना, जिसको रेटिना जो बोलते हैं, ये एकदम स्ट्रेट है, सामने से इसका फोकस हो रहा है साइड के ऊपर। तो गर्दन का स्ट्रेट होना इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप साइड के ऊपर जब फोकस करेंगे, गर्दन अगर आपकी झुकी हुई है तो आपका जो विजन है, आपकी जो देखने की जो फोकस है, देखने का फोकस है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। फोरसाइट के ऊपर वो क्लियर नहीं होगा तो आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। साइड पे फॉग बन जाएगा, साइड धुंधली दिखेगी, या टारगेट पे फोकस हो रहा है, या ग्रुप बार बार अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। गर्दन का एंगल हर शॉट में, हर कार्ड में जितना आपने अप डाउन या लेफ्ट राइट या गर्दन को गिराना झुकाना शुरू कर दिया, तो उतना ही आपका ग्रिप जो ग्रुप है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो गर्दन का हमेशा एक ही जगह पे आना बहुत जरूरी है। एक ही जगह गर्दन आएगी तो क्या होगा, आप एक ही जैसा साइड को देख रहे हैं, एक ही जगह से साइड को देख रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो गर्दन आपकी जो है वो एकदम सही पोजीशन के ऊपर होनी चाहिए और हर बार एक जैसी होनी चाहिए, और ये कंफर्टेबल होनी चाहिए। गर्दन की मोस्टली गलतियां शूटर कब करता है, जब वो कंफर्टेबल नहीं है, थकना शुरू हो जाता है, इधर गर्दन के पीछे की मसल्स जब थकनी शुरू हो जाती हैं, तो शूटर के उसको रिलैक्स करने के लिए क्या करता है कि गर्दन को लेफ्ट में लाना शुरू कर देता है। जब लेफ्ट में लाना शुरू किया तो क्या हुआ कि गर्दन तो लेफ्ट में आ गई, अब उसकी साइड भी लेफ्ट आनी शुरू होगी। तो मोस्टली शूटर्स कुछ समय बाद में क्या कंप्लेन करता है कि मेरी साइड लेफ्ट में जाती है। जब शूटिंग स्टार्ट करते हैं तब नहीं जाती है, या जब शुरू के 15 20 30 शॉट होते हैं उसमें नहीं जाती है, उसके बाद साइड लेफ्ट में जाना शुरू हो जाती है। तो उसके पीछे ये भी एक रीजन होता है कि शूटर गर्दन को रिलैक्स देने के लिए कंफर्ट की तलाश में गर्दन को लेफ्ट में लाता रहता है। लेफ्ट में लाते रहने से क्या होगा, गर्दन तो रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन आपकी जो देखने की जो शक्ति है, देखने का जो एंगल है, वो एंगुलर एरर आने शुरू हो जाएंगे। आपका जो रेटिना है वो एक अलग डायरेक्शन से फोकस करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या है, ग्रुप बिगड़ना या ग्रुप दूसरी जगह बनना शुरू हो जाएगा आपका। तो इसलिए गर्दन को जो है हमेशा एक जगह के ऊपर रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्दन की गलती बिल्कुल भी ना करें। गर्दन से आपका रेटिना जुड़ा हुआ है, आंख जुड़ी हुई है, तो आंख का विजन नहीं बन पाएगा। गर्दन की गलती तो है ही है। गर्दन की गलती की से ग्रुप डिस्टर्ब होने का कारण यही है कि आपकी आंख का जो फोकस है वो दूसरी जगह से होना शुरू हो जाता है। ये हैंड पोजीशन के बारे में देखिए, राइट हैंड का एकदम स्ट्रेट है, पूरा अपना जो फोकस है वो एकदम क्लियर हो रहा है, गर्दन कहीं से भी झुकी हुई है, लेफ्ट राइट नहीं है और रिलैक्स भी है। लेफ्ट हैंड का जो अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर मोस्टली लोग फोकस नहीं करते कि लेफ्ट हैंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। देखिए, लेफ्ट हैंड शोल्डर बहुत से शोल्डर्स क्या करते हैं, ऊपर उचका करके रख लेते हैं, इसको ऊपर रखते हैं एकदम क्या करके, टाइट करके उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल नहीं करना। लेफ्ट हैंड के शोल्डर को एकदम रिलैक्स छोड़ करके आपने रखना है, कोहनी को रिलैक्स रखना है, और हाथ को मैक्सिमम कोशिश यही करनी है, मैं सबको यही एडवाइस करूंगा, आगे जाके इसके साइड इफेक्ट से बचें। उसके लिए आप हमेशा बेल्ट की हुक में या फिर जो आपका लोअर का जहाँ पे आप नाड़ा बांधते हैं उसके अंदर अंगूठा फंसा करके उसमें रखिए। लोअर के अंदर इसको अंगूठे को फंसा के रखिए, या फिर अलग से एक बेल्ट ले लीजिए, उस बेल्ट के हुक में आप हाथ को रखिए। अंगूठा उसमें फंसा करके भी रख सकते हैं, पूरा हाथ भी उसके अंदर फंसा सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड जितना आपकी बॉडी से चिपका हुआ रहेगा उतना ही आपके बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उतना ही आपको बैलेंस देगा। हर बार ये एक जैसी जगह पे आना चाहिए। एक बार आपने यहाँ पे नाभि के पास में रख लिया इसको बेल्ट में, दूसरी बार जेब में रख लिया, यह आपका एंगुलर एरर देना शुरू कर देगा, आपका एंगल अलग बनेगा, आपकी वो वाली स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बेशक आप स्टेबल हैं लेकिन उस एंगल पे स्टेबल नहीं हो पाएंगे, उससे भी आपका ग्रुप जो है लेफ्ट राइट अप डाउन जाना शुरू हो सकता है। तो
इसलिए हर बार एक ही जगह पे रखें, इसको रिलैक्स रखें। इसका लोड करने के बाद में लेफ्ट हैंड का कोई रोल नहीं है, तो इसको एकदम ढीला रिलैक्स, इसकी मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ करके जहाँ पे आपने लॉक करना है बेल्ट के अंदर, इसमें डाल दिया और एकदम ढीला छोड़ दिया। इस शोल्डर को एकदम रिलैक्स रखें, शोल्डर को भी टाइट रखेंगे। मसल्स के ऊपर अगर इसको पकड़ बना रखी है आपने, शोल्डर को टाइट कर रखा है, तो भी आपको कंफर्ट नहीं मिल पाएगा, तो भी आपका जो फोकस है, आपकी एनर्जी है, वो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रहेगी काफी हद तक। तो उस एनर्जी को वहां ना लगने दें, इसके लिए आपने क्या करना है, शोल्डर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, इसको एकदम रिलैक्स छोड़ा हुआ रहेगा। कोहनी और जितना हो सके बॉडी के नजदीक रहेगी, गैप नहीं रहना चाहिए आपकी बॉडी के और कोहनी के बीच में। अगर गैप रहेगा तो क्या होगा, हर बार एक जैसा गैप नहीं होगा, और आपने जो काउंटर बैलेंस लिया है इधर बॉडी को झुका करके, क्योंकि आपने ये राइट हैंड में पिस्टल पकड़ा हुआ है, तो इधर पिस्टल पकड़ा हुआ है, तो आपको लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर की साइड में काउंटर वेट देना पड़ेगा। वो जो वेट आपने बॉडी को पीछे झुका के गेन किया है, इसको अगर आप हर बार चेंज कर देंगे तो आपका वो एंगल नहीं बनेगा और ग्रुप चेंज होता जाएगा। तो ये भी एक इसकी साइंस है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हर बार शोल्डर की जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो एकदम रिलैक्स रहे, कोहनी बॉडी से टच रहे, और ये हाथ हर बार एक ही जगह पे आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रिलैक्स रहना चाहिए। बहुत से शूटर्स को मैं देखता हूँ, उनका ये रिलैक्स नहीं रह पाता है, ये हिस्सा, ये पूरा जो लेफ्ट हैंड है वो रिलैक्स नहीं होता है। तो रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स नहीं हुआ तो आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता, जो भी आप कहो, वो यहाँ पे रहेगा। और यहाँ रहेगा तो क्या होगा, आपका जो फोकस, कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता जो ट्रिगर और साइट के लिए रहनी चाहिए, वो वहां उतनी नहीं रह पाएगी। और मैच के दौरान आपको अलग से एक जो एंजाइटी, मैच प्रेशर रहता है, वो सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। और ये जो यहाँ अपने शोल्डर में टाइटनेस ला के रखी, तो वो चीज और सोने पे सुहागा कर देंगी, और क्या होगा, आपका स्कोर खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करना है, इसकी आदत ही ऐसी डालनी है, पिस्टल को उठाने से पहले ही आपने चेक करना है कि मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट कोनी, मेरा लेफ्ट हैंड का जो पोजीशन है बेल्ट में जहां मैं लगाता हूँ, वहां मैंने रखा कि नहीं रखा, वहां मेरा कंफर्टेबल है कि नहीं है। उठाने से पहले अपने आप से पूछें, एम आई रेडी टू शूट नाउ, एम आई रेडी टू लिफ्ट। अगर आप ठीक है, सब कुछ, पैरों की पोजीशन ठीक है, घुटने स्ट्रेट है, कमर आपने लॉक कर रखी है, ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट हैंड की पोजीशन ठीक है, तब जाकर के आप पिस्टल उठाएं। उठाते वक्त आपने गर्दन का ध्यान रखना है कि हाँ, मेरी नेक पोजीशन स्ट्रेट है कि नहीं है, मैं साइड को एकदम पीछे से उसके फ्रंट से फोकस कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। तो ये चीज आपने इसमें चेक करनी है। ये चेक नहीं करेंगे, ये आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए एक शॉट को उठाने के लिए। और जब बिगिनिंग में शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो इसकी आदत डालें, ड्राई में भी इसी की आदत डालें। हर चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, जैसी आदत डाल देंगे हमेशा के लिए वैसी बनी रह जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड और गर्दन, राइट हैंड से संबंधित अपनी चीजें थी। अब आई पोजीशन के बारे में आप देखिए, आंख की जो क्वेश्चंस हैं। जी सर, कैन आई टेक 2 क्वेश्चन? या हाउ टू सेट बॉडी posture or balance for standing at 45 degree angle? 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, ये शायद 25 मीटर के लिए पूछा गया है। एनीवे, नो प्रॉब्लम। हाउ टू सेट बॉडी पोजीशन और बॉडी बैलेंस? How to set body posture और बैलेंस? पोस्चर और बैलेंस, देखिए पोस्चर से ही बैलेंस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? देखिए पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने चीज बताई है, आपका एक तो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे होगा? दोनों चीजें का आप ध्यान रखिए जो आसन से संबंधित है, जो पोजीशन से संबंधित है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होना चाहिए और आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं बार बार इसी चीज पे जोर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस चीज को ट्राई करें कि स्थिर है कि नहीं है, स्टेबिलिटी आपको किस जगह पे ज्यादा मिल रही है। स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिल रही है, इट मींस ओके है। उसके बाद कंफर्ट देखो। शुरू में कंफर्टेबल नहीं भी होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम शूटिंग करने के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी नहीं हुई है, हम शूटिंग करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमने अपने लिए डेवलप किया है, हमारी अलग से एक विद्या है। इसके लिए हम खुद को ट्रेन करेंगे, ट्रेन करते करते धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन शुरू में बैलेंस आपका बनना, और उसके बाद में जो है क्या नाम, स्टेबिलिटी आना। स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेबिलिटी आ गई, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। कंफर्ट शुरू में नहीं भी है, थोड़े दिन में कंफर्टेबल हो जाएगा। तो दोनों चीजें पहले दिन ही आप तलाश ना करें। Sir, you told that we should not twist our body, but when I did twist my body, I didn't get the stability and comfort. Yes. So what should I do?
देखिए स्टेबिलिटी और कंफर्ट तो आप ट्विस्ट करने से मिल रही है, ट्विस्ट करने की जरूरत तब पड़ती है जब एकदम से आप 90 डिग्री खड़े हो गए, आप बॉडी को काउंटर बैलेंस नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी ट्विस्टिंग हो रही है कमर से। उसके लिए क्या करना है, लेफ्ट पैर को या तो थोड़ा सा आप आगे कर लो, या जो पंजे हैं आपके उनको थोड़ा सा खोलो, दोनों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी। आप एकदम से 90 डिग्री एक मतलब किसी भी लकड़ी के पोल की तरह आप अपनी बॉडी को नहीं रख सकते हैं, उसको थोड़ा सा, उसकी मसल्स हैं, बोन्स हैं, उसके अंदर नस नाड़ियां जा रही हैं, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा रिलैक्स देना पड़ेगा कि ब्लड का फ्लो भी चलता रहे, मसल्स भी स्टिफ ना हो, थके ना। तो उनके लिए क्या करना है, खड़े होने के बाद में नॉर्मली जो मैंने बताया है टो से लेकर के अपर बॉडी तक कैसा होना चाहिए वो हो गया। उसके बाद आप ये चीज चेक करें कि आप काउंटर बैलेंस के लिए बॉडी को पीछे झुका रहे हैं कि नहीं झुका रहे हैं, या कमर को थोड़ा आगे पुश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों में से एक चीज करें। उसके बाद भी आपको ट्विस्टिंग की जरूरत पड़ती है, बॉडी ट्विस्ट मांगती है, तो ट्विस्ट मत कीजिए उसको, क्या कीजिए, लेफ्ट पैर को थोड़ा सा आगे कर लीजिए, लेकिन ट्विस्ट मत कीजिए, क्योंकि ट्विस्ट के ऊपर क्या होगा, देखिए ट्विस्ट के लिए मैं मना क्यों कर रहा हूँ, ट्विस्ट के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ कि हर बार आप एक ही जैसा ट्विस्ट नहीं कर पाओगे, हर बार एक जितना ही ट्विस्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस में कर भी लिया तो जब आपका मैच होगा या मैच के अंदर भी शुरू के 10 शॉट में आपने फोकस कर लिया कि मैंने इतना ट्विस्ट कर लिया एंड ओके नाउ आई विल गो टू शूट, ठीक है, लेकिन आप कितनी बार ध्यान रखोगे उसी चीज का, अगर आप उसको एक आर्टिफिशियल एंगल दे करके रखोगे जो कि नेचुरल नहीं है, जिसको कि आप नेचुरली एक जगह पे लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते, रोक नहीं पाओगे, तो उस चीज को आप क्यों बढ़ावा दे रहे हो और क्यों अपनी टेक्निक के अंदर ऐड कर रहे हो। मैं इसके लिए मना करने का उद्देश्य मेरा यही है, ठीक है। तो ट्विस्टिंग बेटर नहीं है, ट्विस्टिंग को मैं सही नहीं मानता हूं, क्योंकि ट्विस्टिंग हर बार, अगर हर बार एक जितनी ही ट्विस्टिंग कोई करके और बॉडी को लॉक करके शूट कर लेता है तो देन नो प्रॉब्लम, ओके, लेकिन उतनी कर नहीं पाते हैं। जैसे ही मैच प्रेशर स्टार्ट होगा, मैच स्टार्ट होगा, फाइनल चल रहा है, टाई शॉट चल रहा है, साइटर चल रहा है, सब में हमारा अलग तरह का इमोशन होता है, अलग तरह की हमारे अंदर एक जो संवेग होते हैं वो चलते रहते हैं, अलग एंजाइटी लेवल होता है, उसके दौरान हम क्या करते हैं, इस फैक्टर पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे और ये ट्विस्टिंग कम या ज्यादा होती जाएगी हमारी बॉडी की और ग्रुप बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ट्विस्टिंग ना ही करें तो बेटर है। ट्विस्टिंग के बजाय क्या करें, एक स्टेबल पोजीशन अपने ढूंढे अपनी बॉडी के लिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो पैर को, लेफ्ट पैर को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, राइट पैर को थोड़ा सा पीछे करके खड़े हो सकते हैं। उसके बाद कमर को एकदम पीछे से थोड़ा आगे पुश करिए और अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका दीजिए। आगे मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाऊंगा, जो जिंग जोंग ओ कोरियन शूटर का काफी जिक्र हुआ है हमारे सेशन के अंदर, उसका मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो बॉडी को कितना ज्यादा पीछे झुकाता है। उसी के साथ में दूसरा एक शूटर है जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन है, वो बॉडी को बिल्कुल भी नहीं झुकाता है, लेकिन क्या करता है, कमर को आगे की तरफ पुश कर देता है। ये हर आदमी का अपना एक फंडा है बॉडी को लॉक करने का, बॉडी का बैलेंस ढूंढने का, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही कहना है कि ट्विस्टिंग ना करें, ट्विस्टिंग इज नॉट बेटर, ट्विस्टिंग में आप उलझ जाएंगे, आप हर बार उतनी ट्विस्टिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी एनर्जी आपकी ट्विस्टिंग पे ही लगी रहेगी, उसको वो प्रॉपर हर बार उतनी है कि नहीं है, जबकि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं आगे फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, एनर्जी लगाने के लिए। और कुछ सर? नहीं सर, नेक्स्ट। या थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है आई पोजीशन। आंखों की क्या पोजीशन होनी चाहिए। अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो मेरा फोटो है, ये 2011 का है। ये दिल्ली के अंदर नेशनल चैंपियनशिप के जस्ट बाद में, जब मैंने थर्ड टाइम कंटिन्यू गोल्ड मेडल लिया था 10 मीटर पिस्टल में, वहां का फोटो है ये। तो अभी आप इसमें जो एक फोटो देख रहे हैं जिसमें मेरे हाथ में पिस्टल दिख रही है, ये एक सिंपल फोटो है और इसमें बिल्कुल भी आप नहीं देख सकते कि ना तो फेस पे कोई तनाव है, ना गर्दन पे कोई तनाव है, ना शोल्डर में कोई तनाव है, ना मेरी उंगलियों में ग्रिपिंग एक्शन के अंदर कहीं भी कोई तनाव नहीं है, और शोल्डर एकदम रिलैक्स है, बॉडी से एकदम स्ट्रेट आ रहा है, कोहनी सीधी है और रिस्ट लॉक है नॉर्मल, आराम से एक स्मूथ और सिंपल और कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली, ना तो मेरी चिन ज्यादा नीचे है ना चिन ऊपर है फोटो के अंदर। अभी इसके अंदर सबसे बेस्ट जो चीज मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है कि कंफर्टेबल तो मैं हुई हूँ। उसके बाद जो मैंने आंख के ऊपर सर्कल किया है दूसरी फोटो में, ये आप देखिए, जो मेरा रेटिना है वो मेरी आंख के बिल्कुल सेंटर में है। ये ना तो मेरा लेफ्ट कॉर्नर में जा रहा है ना राइट कॉर्नर में जा रहा है। तो अभी जो मैं फोकस कर पा रहा हूँ इससे, वो फोकस फोर साइड के जस्ट पीछे से मेरी जो विजन है, दृष्टि है, वो पड़ रही है।
मैं एकदम पीछे से फोकस कर रहा हूँ तो मुझे साइट क्लियर दिख रही है, तो मुझे दो तीन चीजों की एडवांटेज मिल गई। मेरी साइट पे कभी भी फॉग नहीं बनेगा, मेरा टारगेट फोकस होने का चांसेस कम रहेगा, और साइट ब्लर नहीं होगी, मुझे साइट क्लियर दिखेगी। साइट की जैसे ही मैं गलती करूंगा तो मुझे क्लियरिटी से पता चल जाएगा कि मैं साइट गलती कर रहा हूँ, और दिमाग मेरा उसको बोलेगा कि या तो करेक्शन करूं या मैं शॉट को कैंसिल करूं। लेकिन दिमाग में जल्दी से जल्दी सिग्नल मिल जाएगा मुझे कि मेरी साइट गलत है, अगर मेरा फोकस क्लियर है तो। लेकिन अगर इसी की जगह मेरी गर्दन लेफ्ट राइट झुकी हुई हो, ये जो लेफ्ट राइट झुकी कैसे भी हो, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर मेरा ये जो रेटिना है ये सेंटर में नहीं होगा तो मुझे इतना जल्दी सिग्नल नहीं मिल पाएगा ब्रेन से, ब्रेन को, कि मेरी साइट गलत है। मेरा शॉट फायर होने के बाद शॉट को जो पोजीशन है जहां शॉट हिट हुआ है उसको देख करके हो सकता है कि मुझे बाद में रियलाइज हो कि मैंने सब कुछ सही किया था, लेकिन शॉट यहाँ क्यों लगा। तो हो सकता है मैं बाद में रियलाइज कर पाऊँ कि नहीं, मेरी नेक पोजीशन ठीक नहीं थी जिससे मेरा फोकस क्लियर नहीं हुआ। तो ये चीज से बचने के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि मतलब सडनली आपको कोई भी बता नहीं पाता। उस टाइम पे जब फाइनल में या मैच में खड़े हुए हैं तो आपने ही जूझना होता है। तो ये सब चीजें आपकी बेसिक में ही आपने स्ट्रॉन्ग बना ली है, तो आपके पास क्या है कि बहुत सी बीमारियां आएंगी नहीं। जैसे कि हम आज कोविड के ड्यूरिंग देख रहे हैं ना, सब लोग बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ा लो, इम्यूनिटी बढ़ा लो। तो इम्यूनिटी बढ़ा लो तो क्या होगा, बीमारी ही नहीं आएगी नजदीक। बीमारी नहीं आएगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम वैसे ही मैं इसी चीज के लिए बेसिक पे जोर देता हूँ कि आपकी बेसिक ही इतना अच्छा और इतना सटीक होना चाहिए कि आपके पास में साइड इफेक्ट्स आए ही ना। साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे तो आपको कोच का दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा जो है ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे को साइड नहीं दिख रही है, मेरे को टारगेट फोकस हो रहा है, मेरा एक बार शॉट ऊपर लगता है, एक बार नीचे लगता है, 10 के चारों तरफ तो लग जाता है ग्रुप, लेकिन 10 में नहीं लगता है। तो जो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये क्यों आती हैं? ये कहीं ना कहीं हमारी बेसिक के अंदर कुछ एक बुनियादी कमियां, बुनियादी गलतियां हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ में ये सब हमारी शूटिंग करियर के अंदर कंटिन्यू ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इन चीजों को अपन ने नहीं करना है, इसलिए हम जो है वो इस चीज के ऊपर जोर देते हैं। तो ये आई पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। तो गर्दन का इसके लिए चेक करने के लिए क्या करें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप या तो अपने सामने किसी को खड़ा कीजिए, उसको बताइए कि जब मैं एम करके अपना 90 डिग्री मेरी पिस्टल आ जाती है तो तब मेरा रेटिने का एंगल क्या रहता है। या फिर आप शीशे के कांच लगा लीजिए, बड़ा कांच के ऊपर ड्राई कीजिए और देखिए कि आपका रेटिना कहाँ पे है उस टाइम पे। ये दोनों चीजों से आप चेक कर सकते हैं। या फिर किसी दूसरे शूटर को सामने खड़ा कीजिए और उसको बोलिए कि हाँ अभी मैं साइट देख रहा हूँ, मेरा एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे मैं आ गया हूँ, अभी देखो और मेरा फेस का फोटो लो कि मेरा रेटिना कहाँ पे है अभी। तो उस चीज से आप इसको चेक कर सकते हैं। और वो गर्दन का पोजीशन आप अपने मसल मेमोरी में सेट कीजिए कि हाँ यहाँ पे नाउ आई एम कंफर्टेबल, मेरी नेक में कोई स्ट्रेच भी नहीं है और ठीक भी है। तो हर बार उसको वहीं लाने की कोशिश कीजिए और हर बार बार कोशिश कीजिए। अगर आप न्यू शूटर हैं तो वीक में एक दिन आप जो है शीशे के सामने ट्राई करें और उस चीज को चेक करें। हर बार हर 10-5 दिन से किसी न किसी शूटर की हेल्प लेके या अपने कोच की हेल्प लेके चेक करते रहें कि मेरा रेटिना सही सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेटिना सेंटर में इट मीन्स कि आपकी गर्दन सही है, सिंपल है। रेटिना सेंटर नहीं आएगा अगर गर्दन आपकी झुकी हुई है, आगे पीछे है, टेढ़ा मेढ़ा अगर आपने गर्दन को कर दिया तो। मोस्टली जो स्लिम बॉडी वाले हैं लोग, फिट हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली जो मोटे लोग हैं जिनकी गर्दन मोटी है, वो लोगों ने अगर पोस्चर ठीक नहीं किया तो उनको गर्दन झुकानी पड़ेगी। तो वो लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं इस चीज के अंदर, है ना। अगर आप मोटे मोटे जो अपने इंडिया में शूटर्स हुए हैं या वर्ल्ड में भी जो भी हैं उनको देखेंगे तो उनकी पोजीशन एक पतले शूटर के जैसी पोजीशन नहीं होगी, उन दोनों की बॉडी के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन होगी। जो मोटा शूटर है उसकी जो पोजीशन है वो एकदम टारगेट से 90 डिग्री दोनों पैरों को रख करके खड़ा हुआ नहीं है, उसका लेफ्ट पैर जो है 45 डिग्री तक घूमता है। राइट पैर नॉर्मल है, राइट पैर और लेफ्ट पैर दोनों का ही एंगल अगर ये स्ट्रेट है तो वो 45 डिग्री घूम करके खड़े होते हैं, ताकि उनकी जो गर्दन है वो कार्निया सेंटर से फोकस कर पाए, गर्दन उनकी रिलैक्स रहे और उनका कार्निया सेंटर से आ जाए, सेंटर में आ जाए। इसके लिए वो लोग काफी घूमते हैं, क्योंकि वो गर्दन को इतना नहीं घुमा पाते जितना कि एक पतला शूटर घुमा पाता है। ये इसके पीछे लॉजिक है। तो आँख का हमारा खत्म है चैप्टर। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। अंगद के पैर का मैंने आपको बता दिया है। पोजीशन विथ ब्रीथ, इसके पोजीशन में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो अंगद वाला जो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं हम, तो उसके अंदर ये आता है कि इसमें प्राण का भी काफी रोल है, ब्रीथिंग का बहुत ज्यादा रोल है अपनी बॉडी को स्टेबल करने के लिए।
आप आंख बंद करके और अपनी पोजीशन लेकर के खड़े हो जाइए, और अगर आपकी सांसें बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं है, तो आपके थॉट्स भी ज्यादा आएंगे और बॉडी मूवमेंट भी ज्यादा करेगी। तो आपने एक ऑप्टिमम पोजीशन को प्राप्त करने के लिए क्या है, आपकी ब्रीथिंग साइकिल भी कंट्रोल में होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, ब्रीथ अगर आपका कंट्रोल में है तो आपके थॉट्स भी आपके कंट्रोल में हैं। आप देखिए, जब भी आपको गुस्सा आता है तो मोस्टली क्या होता है, ब्रीथिंग बड़ी जल्दी फास्ट हो जाती है, आप जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हो, चिल्लाना शुरू कर देते हो, और ब्रीथिंग आपकी फास्ट होने के कारण उसके बाद में क्या होता है, सांसें उखड़ गई और थॉट्स भी ज्यादा आने लगे, मैं मार दूं, मैं पीट दूं, भाग जाऊं, कुछ भी करूं, जैसे भी थॉट्स आते हैं बड़े जल्दी जल्दी थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, और बॉडी में कंपन शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग फास्ट हुई तो ब्लड का फ्लो फास्ट हो गया और मसल्स के अंदर ब्लड एकदम फास्ट रन करने लग गया। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा रोल है पोजीशन, ऑप्टिमम पोजीशन को आपने प्राप्त करने के लिए। ऑप्टिमम पोजीशन आपको तभी मिलेगी जब ब्रीदिंग एकदम से शांत होगा, आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा तो विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो जिस भी पोजीशन में आप हैं, जिस भी आसन के अंदर आप हैं, चाहे वो योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, या स्टडी कर रहे हैं, या एक डॉक्टर वैसे ऑपरेशन कर रहा है किसी पेशेंट का, उसका ब्रीदिंग अगर उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो उतने अच्छे से फोकस करके ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि अपने सांसों को कंट्रोल में रखें और साथ साथ में ब्रीदिंग करते रहें। उसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, आगे देखिएगा। ये पैरों का ट्रायंगल वाला मैंने बता दिया, फुट का ये बैलेंसिंग का है। देखिए कैसे मतलब बैलेंसिंग गेन की जा सकती है। अगर वेट प्रॉपर हो, आगे पीछे लगाया हुआ वेट आपका सही है, आगे जितना होना चाहिए उतना आगे है, जितना पीछे होना चाहिए उतना पीछे है, तो आप कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा एंगल बना करके बैलेंस गेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी इसके बगल में अगर हम एक ही पत्थर रखें, उसको भी उतना ही स्टेबल, वो भी उतना ही डेड स्टेबल रहेगा जितना कि ये छोटे छोटे टुकड़े स्टेबल हैं। तो इसमें साइंस क्या है, साइंस ये है कि काउंटर बैलेंस, काउंटर वेट हर जगह पे, हर पत्थर पे, हर स्टेज पे बराबर है। तो काउंटर बैलेंस बॉडी को देना बहुत जरूरी है। वो आपने अपना चूज करना है कि मेरे को कितना वेट जो है आगे चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ओवरऑल ऑप्टिमम पोजीशन जो है आपकी ये होगी। देखिए नॉर्मल पैरों की पोजीशन ओके है, घुटने स्ट्रेट हैं, राइट हैंड की पोजीशन अच्छी है, कमर बिल्कुल ट्विस्ट नहीं है, लेफ्ट शोल्डर नॉर्मल है, लेफ्ट कोहनी बॉडी से लगी हुई है, हैंड गर्दन की पोजीशन, हाथ राइट हैंड पिस्टल सब एकदम नॉर्मल है और कंफर्टेबल है और बिल्कुल तनाव नहीं है। इसमें चाहे 200 गोली 500 गोली फायर करो, आप एक्स्ट्रा थकान नहीं होगी। अगर पोजीशन आपकी कंफर्टेबल या सही नहीं है तो जल्दी थक जाओगे। नेक्स्ट आ जाता है अपना ग्रिप का पोजीशन। ग्रिप के बारे में देखिए, ग्रिप में मेन चीज जो है ना, वो मैं आपको कल भी बताई थी, 2 तरह से अपन ग्रिप पकड़ सकते हैं। मैं क्वेश्चंस ले लूं प्लीज? सर ले लीजिए। हाँ तो ले लेते हैं। सर, आई डोंट यूज ब्लाइंडर्स, आई क्लोज माय लेफ्ट आई। सॉरी, I don't use a blinder. Okay. I close my left eye and shoot. Okay. Would I continue with this or I start using a blinder? I don't recommend continue with close eye. अगर आप आंख बंद करते हैं तो आपको आई ब्लेंडर लगाना ही है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, देखिए आप बॉडी के अंदर नॉर्मल जनरली हम कुछ भी करें तो चल जाता है, लेकिन शूटिंग के टाइम पे हमें क्या है, एक कंसंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन गेन करने की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए, हमें थॉट्स नहीं आने चाहिए। तो अगर आप एक आंख को ऐसे बंद करेंगे तो क्या होगा, ये मसल्स आपकी खींचनी शुरू होगी इस जगह की, आपकी आंख के आसपास की, तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन ना चाहते हुए भी आपका ध्यान इस आंख के ऊपर रहेगा। ठीक है, आपकी लेफ्ट आई पे रहेगा। तो आप क्यों चाहते हैं कि आपकी एनर्जी यहाँ पे लग जाए शॉट चलाते दूरी, शॉट चलाने के टाइम पे। तो इसके लिए आई ब्लेंडर आप यूज कीजिए। आई ब्लेंडर अगर वो नहीं है आपके पास में, शूटिंग वाले चश्मे नहीं है, तो नॉर्मल कोई भी
20-50 रुपए का चश्मा आजकल कहीं भी ठेले पे भी मिल जाता है। वो एक चश्मा लीजिए, उसको एक को बंद कर दीजिए, चिपका दीजिए, दूसरे के ग्लास निकाल दीजिए, 50 रुपए में आपके शूटिंग ग्लास तैयार हो गए। या फिर जो लेडीज हेयर बैंड या कुछ आजकल लगाते हैं लोग, स्टाइल के लिए भी कई माथे पे एक पट्टी सी लगाते हैं रबड़ की, वो पट्टी आप लगा लो और कागज का टुकड़ा काट करके आंख के ऊपर लगा लो, वो भी चल जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप 20-50 हजार रुपए का बहुत ब्रांडेड कंपनी का चश्मा लगाओगे तभी शूटिंग कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करते टाइम मेरे राइट हैंड से पिस्टल उठा रही हूँ, लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, क्या कोई गलत टेक्निक फॉलो कर रही हूँ और मुझे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए या 1-2 दिन का गैप रखूं? प्रैक्टिस कंटिन्यू, देखिए प्रैक्टिस आप रखिए कि 3 या 4 दिन कंटिन्यू रखिए, उसके बाद 1 दिन गैप दीजिए। रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। रेस्ट अगर गाड़ी को, इंजन को, मशीन को, बॉडी को, किसी को भी नहीं दोगे, अगर कंटिन्यू काम में लेते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉडी विड्रॉ कर देगी। तो वो भी ठीक नहीं है कंटिन्यू प्रैक्टिस। 3 या 4 दिन के बाद 1 दिन का फुल रेस्ट लीजिए। सेकेंड थिंग, जिनका ये शोल्डर पेन और ये वाला प्रॉब्लम है, उनको मैं कहूँगा कि आजकल शूटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग शूटिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं दे रहे हैं। कम से कम 15 मिनट का अच्छा खासा वार्म अप और स्ट्रेचिंग बॉडी की बिफोर एंड आफ्टर शूटिंग होनी ही चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज, अगर राइट हैंड से पिस्टल उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड में इनको पेन स्टार्ट हो गया है, तो ये क्या है कि राइट हैंड तो ऐसे उठा लिया पिस्टल में, लेफ्ट हैंड इनका ऐसे उठा हुआ होगा, तो क्या होगा, ये मसल, आप राइट हैंड तो काम में ले रहे हो, राइट हैंड तो यूज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड बिना किसी वजह के ये मसल्स आपने उठाई हुई है ऐसे, तो ये मसल आपकी दर्द करनी शुरू कर देती है। तो इसलिए क्या करना है, इसको एकदम रिलैक्स छोड़ना है। लेफ्ट हैंड मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है, अगर आप वो सारी टेक्निक फॉलो करेंगे तो लेफ्ट हैंड में पेन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बिफोर एंड आफ्टर 15-15 मिनट की आप स्ट्रेचिंग कंपलसरी कर दो। अगर आपको 1 घंटे का टाइम मिला है शूटिंग करने का, तो आप 15-15 मिनट स्ट्रेचिंग फिर भी कीजिए। आधा घंटा ही शूटिंग करो, 1% फर्क नहीं पड़ेगा, और आधे घंटे वाली प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन आप बिना वार्म अप और स्ट्रेचिंग किए हुए 1 घंटा पूरा गोलियां चला रहे हो, इट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम, मनी, पैलेट्स, टारगेट्स, एवरीथिंग। इट्स जस्ट वेस्टेज, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैच वाले दिन आप सारी चीजें करते हो और वो दोनों चीजें एकदम अलग हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से चलिए, वार्म अप को इंक्लूड कीजिए, और जो जिसको पेन हो रहा है उससे मैं कहना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। शॉट फायर करते टाइम पे जब आप पिस्टल उठा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सर। सर, जब मैं कंटिन्यूस 1 आवर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो बैक में पेन हो रही है, शुड आई कंटिन्यू टू प्रैक्टिस? देखिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। बैक में पेन हो रही है तो पहले तो स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद बैक में पेन हो रहा है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ पोजीशन में गलती हो रही है, कुछ ना कुछ आपका एंगल ठीक नहीं बन रहा है, मसल्स के ऊपर जोर दे रहे हो, या बैक की एक्सरसाइज कीजिए। शूटिंग में सोचते हैं कि यार 1 किलो का पिस्टल उठाना है, क्या जरूरत पड़ी है स्ट्रेचिंग करने की। बैक में स्ट्रेंथ की बहुत जरूरी है, कोर की एक्सरसाइज कीजिए और बैक की एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा बहुत पेन तो होगा ही होगा, सभी को होता है, हमें भी हुआ था, लेकिन आपने क्या करना है, इस चीज को काउंटर करने के लिए आपने बहुत सारी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी। सेकंड थिंग, आप अपना पोस्चर भी चेक कर लें एक बार। कई लोगों ने मेरे को फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब चैनल के जरिए मेरे को अपनी पोजीशंस, ग्रुप्स, टारगेट शेयर किए हैं, मैंने उनको वहां भी बहुत कुछ बताया है। तो अगर आपका ऐसा कुछ इश्यू है तो आप मेरे को अपनी शूटिंग करते हुए फोटो भेज सकते हो, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि आपकी पोस्चर में कुछ कमी है तो आप सुधार सकते हो। अदरवाइज कमर की स्ट्रेंथ के लिए आप काम कीजिए, और स्ट्रेचिंग बिफोर एंड आफ्टर पक्का इंक्लूड कर ही दीजिए उसमें। एनीथिंग एल्स सर? सर, माय फीट are when I'm holding, what should I do? Sorry, feet? इनके पैर स्लिप हो रहे हैं शूज के अंदर, बना है शूज के अंदर स्लिप हो रहे हैं। हाँ। पसीना आ रहा है, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरी चीज, आप शूज चेंज कर सकते हैं, और या फिर सॉक्स चेंज कर सकते हैं। कई लोग जो नायलॉन वाले सॉक्स होते हैं वो यूज करते हैं तो वो ग्रिप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर आप विदाउट सॉक्स ही कर सकते हैं, क्योंकि जो शूज के अंदर सोल आता है वो बॉडी अपने पैर के पंजे को अच्छे से पकड़ता है। और अगर सेम चीज है तो आप एक काम कीजिए, कुछ दिन 2-3 दिन आप ट्राई कीजिए बिना जूते के शूटिंग करने की, क्या उसमें भी वैसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पैर में पसीना भी आ रहा होगा आपको,
तो पसीना आ रहा है तो उसके लिए फिर अलग से आप कुछ कॉटन का कपड़ा पैर के नीचे लगा सकते हैं, या जो टीचर पढ़ाते हैं चौक से जो चूना आता है, जो पहलवान वेट लिफ्टिंग वाले लोग जो वेट उठाने से पहले हाथों में लगा करके जाते हैं, तो वो लोग मैंने हाथों पे भी रिकमेंड किया था, जिनको हाथ के ऊपर पसीना आता है वो ही चीज आप पैर में लगा सकते हैं, तो उससे आपका स्लिप नहीं होगा वो। सर वी कैन स्टार्ट। या थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट हम अभी चले जाते हैं, ये मेरा वो प्रेशर बंद हो गया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ जाता है वो ग्रिप के ऊपर आता है। तो ग्रिप का क्या होता है, देखिए मेन रोल है, दो तरह की ग्रिप होती है। जो लास्ट सेशन था मेरा उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रिप को 3 जगह से होल्ड किया जाता है। एक तो ग्रिप की गर्दन पकड़ करके यहाँ पे पिस्टल को अटकाया जाता है, ये जो एरिया है इसके ऊपर फर्स्ट आपने वेट दे दिया, पिस्टल को लटका दिया। सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका यहाँ पे, और थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका जो ट्रिगर के नेक्स्ट 4 वाली जो उंगली है इसके ऊपर। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके ग्रिप करने के लिए हैं। ये पहले मैं आपको 1 पॉइंट ग्रिप के बारे में बताता हूँ। जो ट्रिगर की फिंगर की जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ट्रिगर फिंगर के जस्ट पीछे आते हैं तो जो नेक्स्ट वाली उंगली है उसका जो पार्ट है बीच वाला, जो मध्य वाला पेरवा है बीच वाला, उससे ग्रिप को पकड़ना है और थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करना है। पीछे से आपको कुछ भी नहीं करना है, पीछे ऑलरेडी ग्रिप को इतना सपोर्ट है, ये सिर्फ काउंटर बैलेंस दे रहे हैं। इससे क्या होगा, रिस्ट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। बाकी उंगलियों को आप एज इट इज जैसे हैं वैसे ही लगी रहने दें और कुछ नहीं करना उसके अंदर। पिस्टल को उठाएं, साइड को अलाइन करें और जैसा है वैसा का वैसा उंगली की तरफ उतार दें। ये एक आपका 1 पॉइंट वाला ग्रिप आ जाता है। बिल्कुल भी इसमें कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अंगूठे के कोई रोल नहीं है, अंगूठे को सिर्फ लगा रहने दे। फिंगर्स का टिप का बिल्कुल प्रेशर नहीं मानना है किसी भी स्टाइल के ग्रिप के अंदर। सेकंड है अपना 3 पॉइंट वाला ग्रिप। 3 पॉइंट से जो ग्रिप की जाती है वो मैं आपको एक बताता हूँ। ये आपका जो ग्रिप है, मैं इसके ऊपर बताऊँ, मध्यमा बंद। ये मध्यमा बंद जो है, मैंने पुराने जो योगियों की बुक्स हैं उसमें योग बुक में से उठाया है इसको, तो उसके अंदर ये मध्यमा बंद के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों पॉइंट वाली जो ग्रिप है ना, ये है। ये जो 3 नंबर जहां से मैंने लिखा हुआ है ना, इस 3 नंबर पॉइंट से क्या करना है, ग्रिप को पकड़ना है और पीछे से कुछ नहीं करना। पीछे से काउंटर बैलेंस ग्रिप के अंदर लगा हुआ है और इसके 3 नंबर के जस्ट नीचे वाली उंगली है, इसका भी हल्का सा प्रेशर है लेकिन बहुत ही कम, और उसके नीचे वाले का और भी कम। ठीक है, तो ये एक 3 नंबर जो पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ आपने प्रेशर दिया और ग्रिप को पकड़ा, उठा लिया। ये एक स्टाइल है ग्रिप का। ये ग्रिप काफी लोग जो ज्यादातर हैं कोरियंस यूज करते हैं इसको। दूसरा जो स्टाइल है, मैंने 3 पॉइंट जो लिखे हैं 1, 2 और 3, ये क्या है, 1 जो है आपको यहाँ से ग्रिप को पकड़ते हैं गर्दन को, उसके बाद 2 नंबर पॉइंट आ जाता है आपका यहाँ से, जहां इसका हथेली का एंड हो रहा है, जो ग्रिप के अंदर आप डालते हैं उस पे लॉक लटक गया। और 3 नंबर, ये जो 3 नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसी के ऊपर की साइड में आपने ग्रिप को लटकाना है, इस उंगली के ऊपर लटकाना है। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर ग्रिप आपकी होगी और लटका दिया। इसको लटकाने से भी क्या होगा, आपकी रिस्ट ऑटोमेटिकली लॉक होगी। तो आपने क्या है, इन तीनों पॉइंट्स पर फोकस किया, तीनों से ग्रिप को लटका दिया और छोड़ दिया। उसके ट्रिगर फिंगर का तो कोई रोल है ही नहीं ग्रिपिंग एक्शन के अंदर। और अंगूठे को देखिए बिल्कुल भी कहीं कुछ लगा हुआ नहीं है, अंगूठे का बिल्कुल ग्रिप के ऊपर पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। फिंगर टिप जो है इनका भी बिल्कुल प्रेशर अपने को नहीं मानना है। अभी सबसे जो डेंजर जोन मैंने आपको जो दिखाया हुआ है, ये इसके बारे में मैं खास करके बताना चाहूंगा। ये डेंजर जोन क्या है, हथेली के अंदर जो है, ये क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ा खूब सारा माल मसाला भर देते हैं और इसको जो है वो करते हैं, प्रेस करने लग जाते हैं। इससे ग्रिप को पकड़ना चाहते हैं कि ग्रिप मेरा पूरा भरा हुआ रहना चाहिए और ग्रिप को मैं जो है वो कस के पकड़ लूं। इसको ये इसमें वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए हमेशा, ये गैप रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। ग्रिप पकड़ने के बाद में नीचे से या ट्रिगर फिंगर की साइड से अगर अपन एक पेन डाल करके देखें तो हमारा हथेली का ये जो हिस्सा जो मैंने डेंजर साइन दिया है वहां पे, वो एम्प्टी रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, वहां पे वैक्यूम रहना चाहिए। ये अगर ग्रिप में टच होगा तो क्या क्या साइड इफेक्ट है मैं आपको बताता हूँ आज।
इसमें क्या हुआ, एक तो जब भी आपको प्रेशर आएगा या नर्वस होंगे आप, मोस्टली क्या होता है जब भी आदमी डरता है या उसको एंजाइटी आती है, गुस्सा आता है या कुछ भी होता है, तो हथेली में पसीना आना शुरू हो जाता है। पसीना नहीं भी आता है जिनको, तो उनके लिए मैं बताना शुरू करूंगा कि जो नाड़ी वैद्य आपकी नाड़ी देखता है, वो क्या करता है, आपकी हथेली के ऊपर अपना हाथ लगा करके चेक करता है आपका टेम्परेचर, बुखार, इसी से बता देता है। और हथेली के अंदर पल्स रेट होती है, वैसे तो बॉडी के हर हिस्से में पल्स रेट होती है, हथेली वाइब्रेट करती है जब आप डरे हुए होते हो, जब आपको प्रेशर या एंजाइटी कुछ भी आती है, तब आप डरते हो, डर लगता है, उस टाइम पे क्या होता है, हथेली में वाइब्रेशन होता है। अगर ग्रिप का ये हिस्सा, हाथ का ये हिस्सा ग्रिप में स्ट्रांगली आपने प्रेस किया हुआ है, टच हो रहा है बहुत अच्छे से, तो जो हाथ का वाइब्रेशन है वो आपकी ग्रिप में आएगा, और ग्रिप का वाइब्रेशन आपके पिस्टल में आएगा, पिस्टल वाला साइड्स में आएगा और ट्रिगर में आएगा, तो आपको जो सही सीक्वेंस फॉलो करने से ये रोक देगा या डिस्टर्ब करेगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। तो ये हिस्सा आपका ग्रिप के टच नहीं होना चाहिए, दोनों ही स्टाइल की ग्रिप में। अगर है तो एकदम हल्का सा, कि आपने ना तो आपको फील होना चाहिए कि टच हो रहा है, और ना ये होना चाहिए कि नहीं हो रहा है, एकदम हल्का सा। और मैक्सिमम मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ये बिल्कुल गैप होना चाहिए। अगर आप ग्रिप पकड़ने के बाद में ग्रिप के नीचे की साइड से पेन डालो या ट्रिगर फिंगर की साइड से पेन डाल के या कोई स्टिक डाल करके चेक करो, तो आपका ये खाली रहना चाहिए, यहाँ पे वॉक्यूम रहनी चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक जो है वो भी मैंने आपको बता दिया, पसीना आएगा, वाइब्रेशन होगा, पल्पिटेशन होगी यहाँ पे, और ये पल्पिटेशन ग्रिप के अंदर जाएगी, ग्रिप से पिस्टल में जाएगी और आपका पूरा सीक्वेंस को डिस्टर्ब करेगी। जब भी आपको एंजाइटी होगी, प्रैक्टिस में कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भी प्रेशर में होंगे, मैच में होंगे, उस टाइम पे आपकी ये पूरी सीक्वेंस का कबाड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज से बचें। ग्रिप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ग्रिप पकड़ने का तरीका मैंने बता दिया, दोनों ही तरीके बिल्कुल परफेक्ट हैं, बहुत ही टॉप लेवल के शूटर्स यूज कर रहे हैं, करते आए हैं। और ये जो हथेली वाला सीन है, ये बहुत से कंट्रीज के अंदर फॉलो होता है, इंडिया में भी बहुत से शूटर्स हैं जो यूज कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम या तो बताते नहीं है या लोगों को पता नहीं है, दो ही रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग यूज करते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये चीज बाहर अपने शूटिंग के अंदर इतनी कम फैली हुई है कि अचंभा होता है कि इतने ज्यादा लोगों को पता क्यों नहीं है। तो ये पता होनी चाहिए सब लोगों को, और इसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, जनरल होल्डिंग, रॉन्ग होल्डिंग, पॉजिटिव होल्डिंग और करेक्ट होल्डिंग। जनरल होल्डिंग, नॉर्मली आपने पिस्टल को पकड़ा, जैसे कि एक नया शूटर आता है, पकड़ता है और उसको जब जैसे कि विजिटर को फायर करवा रहे हैं, वो एक नॉर्मली पिस्टल पकड़ता है और शूट कर देता है। रॉन्ग होल्डिंग क्या है कि बहुत से शूटर क्या बहुत जोर से प्रेशर लगा देते हैं, या अंगूठे से ग्रिप को दबाते हैं, फिंगर टिप से दबाते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि गर्दन से इसको पिच दो, एकदम पिचका दो, तो वो भी एकदम गलत वो है। अगर आप कहीं भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके कंसंट्रेशन को खराब करेगी एंड में। तो इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगाना है, ऐसा लगाना है कि आप एकदम कंफर्टेबल रहो, स्मूथ रहो। पॉजिटिव होल्डिंग क्या है? पॉजिटिव होल्डिंग ये है जिससे आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कहीं से भी ना तो प्रेशर लगा रहे हैं, ना आपको एंजाइटी हो रही है, ना आप थक रहे हो। क्योंकि आप नाप तोल करके अगर किसी लेवल का प्रेशर लगाएंगे तो हर शॉट में उतना नहीं लगा के रख सकते, ये गारंटी है मेरी। 60 के 60 शॉट में आप एक जैसा प्रेशर मेंटेन नहीं रख सकते अगर आप नाप करके ग्रिप को प्रेस कर रहे हो तो। लेकिन आपने प्रेस किया ही नहीं है, जनरली सिर्फ होल्ड किया है उसको और उठा के लेके गए, और आपका उद्देश्य सिर्फ ये कि मुझे इतना ही टाइट पकड़ना है कि मेरी साइड बैलेंस हो जाए, दैट्स इट। उससे उसके अलावा आपने क्या करना है, ग्रिप का जूस निकाल करके नहीं लगाना है। हाँ, 25 मीटर में उनमें जाएंगे तो अलग है, जैसा बुलेट की वेलोसिटी चेंज होगी वैसा ग्रिप का प्रेशर चेंज हो जाएगा। लेकिन 25 मीटर में आप देखते हो कि 5-5 शॉट की सीरीज होती है, तो वहां आप उसको मेंटेन करने के अलग तरीके से हम 25 मीटर इवेंट पे जाएंगे तो बताएंगे। करेक्ट होल्डिंग ये होगी आपकी। उसके बाद में आ गई है होल्डिंग। रोल ऑफ रिस्ट। रिस्ट का क्या रोल है? रिस्ट आपकी साइड को अलाइन करने में आपके काम आएगी, तो इसलिए ये जो ग्रिपिंग का स्टाइल मैंने बताया, अगर ऐसे आप ग्रिप करेंगे तो आपकी रिस्ट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। रिस्ट लॉक नहीं हुई तो शॉट आपके बिखरते रहेंगे, और आपकी एनर्जी जो है साइड को सेंटर में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए ही लगी रहेगी। शोल्डर की प्लेसमेंट हर बार एक जैसी होनी चाहिए। शोल्डर कई बार आपने अंदर रख लिया, कई बार बाहर प्रेस कर दिया, कई बार एल्बो ट्विस्ट कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया तो भी ग्रुप आपका एक जगह नहीं आएगा और आप स्टेबिलिटी के लिए फाइट करते रहेंगे। पिस्टल, हैंगिंग ऑफ पिस्टल। पिस्टल को हमेशा हैंग करना है, लटकाना है, ना कि पकड़ना है। पकड़ोगे तो हर बार एक जितने प्रेशर में नहीं पकड़ पाओगे, तो इसलिए हर बार हैंग तो कर सकते हो उसको एक जैसा, तो इसलिए उसको लटका दो, अपने हाथ में फंसाओ और तीनों पॉइंट या एक पॉइंट जैसे भी आपने ग्रिप बनाई है, ग्रिप बनाई साइड सेंटर में आ गई, उसके बाद में लटका दो।
होल्ड विथ ब्रीथ, ब्रीथिंग के साथ में भी होल्डिंग होती है। जितना आपका ब्रीथिंग अच्छा होगा, जितना आपका सांसें संयमित होगी, कंट्रोल में होंगी, उतने ही विचार कंट्रोल में होंगे और आपका पिस्टल बहुत ही स्मूथ अच्छा होल्ड होगा। हैंगिंग ऑफ पिस्टल के अंदर मैं आपको एक और टिप्स देना चाहूंगा कि हैंगिंग कैसे करें। बहुत से लोग इसको ट्राई करते कर नहीं पाते हैं। आपने क्या करना है कि 1 kg का वेट ले लो, डंबल ले लो या बोतल ले लो, कुछ भी ले लो, उसको एकदम हल्का सा पकड़ो, ताकत लगा के पंजे से नहीं पकड़ना, इतना ही पकड़ो कि आप वो छूट के हाथ से नीचे ना गिरे, और उसको कंटिन्यू 1.5 2 2.5 मिनट तक होल्ड करके रखो और ताकत कहीं से भी मत लगाओ, छोड़ दो कंधे से। 1 से 1.5 मिनट बाद आपकी क्या होगा कि आपका पूरा हाथ उसको उठाने के लिए सक्षम नहीं रहेगा, तो हाथ क्या करेगा, वेट पूरा का पूरा डाल देगा आपके कंधे के ऊपर। जब कंधे से आपका पिस्टल होल्ड हो रहा होगा, जब आपका वो वेट जो आपने उठाया हुआ वो होल्ड हो रहा होगा, तब आप देखेंगे कि आपके एनर्जी कहीं से भी नहीं लग रही है, आपको ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, और आपकी कंधे से होल्डिंग क्या होती है, उसकी कैसी फीलिंग होती है, उसमें कौन सी मसल यूज होती है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो क्या करना है, कोई भी वेट 1.5 kg का उठाया और लटका दिया और खड़े हो गए, 10 20 30 सेकंड के अंदर पता नहीं चलेगा, क्योंकि 10 20 30 सेकंड में तो आप आगे से उठा लोगे उसको हाथ से। 1 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट तक रखिए उसको, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके कंधे पे लोड आना शुरू होगा। जब कंधे पे लोड आया तो देखिए कि आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन होगी। इसको 20-30 बार ट्राई कीजिए, और उसके बाद क्या होगा कि जनरली जैसे ही आपने पिस्टल उठाया, कंधे से ही उठाओगे और कंधे पे ही वेट रहेगा, कंधे पे ही लोड रहेगा, और कंधे से उठाओगे तो स्टेबिलिटी जो गेन होगी उसका क्या ही कहना, मजा आ जाएगा आपको पिस्टल होल्ड करके। आपकी पूरी जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, होल्डिंग के लिए जो फाइट है वो पूरी खत्म हो जाएगी। कंधे से पिस्टल को उठाएं और कंधे से होल्ड करें। ये करनी कैसे है उसके लिए मैंने आपको टिप्स बता दिया है कि आप कोई भी वेट को 1.5 2 मिनट तक होल्ड करके रखने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से इतना ही है आज के लिए। कल अपन फिर आगे जो अपने टॉपिक होंगे इसके आगे के उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, प्रिपरेशन एरिया के ऊपर, ट्रिगर के ऊपर, साइट अलाइनमेंट के ऊपर। कोई क्वेश्चन सर अगर है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सर हाउ मच ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम इन अ डे? मिनिमम देखिए 2 से 3 ट्रेनिंग, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पूछ रहे हैं, एक दिन में कितनी होनी चाहिए होल्डिंग एंड योर लाइव फायर? देखिए 2-3 आवर मिनिमम होनी चाहिए आपकी क्वालिटी ट्रेनिंग, और उसके अंदर आप वार्म अप वाला, डायरी लिखने वाला टाइम और ये सब को हटा दीजिए। 2-3 टाइम आप मोस्टली क्या करते हैं, शूटर अपने आप को उल्लू बनाता है, रेंज के अंदर घुसा और बाहर निकला, उसके ड्यूरिंग उसने मोबाइल भी चलाया, व्हाट्सएप भी चलाया, फेसबुक भी चलाया, वार्म अप भी किया, डायरी भी लिखी, टारगेट भी निकाल के लाया, पैलेट भी खोले, पिस्टल बॉक्स भी खोला, पिस्टल सफाई भी की। 3 घंटे हो गए उसको, उसने 1.5 घंटा खराब कर दिया इसी चीजों के ऊपर। 1.5 घंटे वो मुश्किल से पिस्टल पे खड़ा हुआ, उसके अंदर भी वो बीच बीच में बैठ के रेस्ट लेता रहा, टारगेट का स्कोर लिखता रहा, करता रहा। क्वालिटी वाला जो उसका खड़ा होने का टाइमिंग है वो 1 घंटा निकल के आएगा। तो शूटर को पता नहीं चलता कि कब वो अपने आप का उल्लू बना दिया उसने, तो उल्लू नहीं बनाना है। आप एक स्टॉप वॉच रखिए, जब आप पोजीशन लेकर के पिस्टल हाथ में लेके खड़े हुए हैं, सिर्फ तब आप स्टॉप वॉच को दबाइए और देखिए कि टाइम कितना होता है आपका। तो वो जो टाइम है 2 से 3 घंटे का होना चाहिए। बेशक रेंज में आप 6 घंटे खड़े रहो, 6 घंटे तक टारगेट गिनते रहो या कुछ भी करते रहो, दैट इज नॉट मैटर। तो इसलिए आपने क्या करना है, वो टाइमिंग 2 से 3 घंटा मिनिमम होना चाहिए, 6 घंटे तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं। 6 घंटे 2 शिफ्ट के अंदर, एक बार मैं रिकमेंड नहीं करता। टाइम इज कमिंग टू क्लोज, अगर आप क्लोजिंग ना हो जाए। या तो माय थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। we'll meet you tomorrow at 3 o'clock. थैंक यू सर, थैंक यू जय हिंद ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।